Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. Welcome to the program series of Legends of Mental Health and Psychiatry in Pakistan. जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में अपने लेजेंड्स को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को, साथियों को बुलाते हैं, उनसे उनके काम के बारे में सीखते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं और हम अपनी नस्लों के लिए ये एक चीज़ महफूज करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क में मुश्किल रास्तों पे चल के कामयाबी हासिल की, उसी रास्ते पे चलने वाले लोगों के लिए मज़ीद रहनुमाई हम कैसे दे सकते हैं। आज जिस शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे वो एक बड़ी अजीम शख्सियत है जो कि प्रोफेसर ऑफ चाइल्ड साइकाइट्री एंड ग्लोबल मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में काम करते हैं, जो एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री रावलपिंडी में, और जो फाउंडर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान। और इनका नाम वाहिद और वाहिद प्रोफेसर आतिफ रहमान है। प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर आतिफ रहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आतिफ। Walaikum assalam. Thank you for inviting me. Atif, it's a pleasure to have you here, and it's a very bright day for me, in the sense that I have seen you grow, glow, and sort of capture the whole world with the magnificent work that you are doing. So, आज I'm looking forward to a wonderful chat with you and learn from you like always. I'm also looking forward to this. Okay, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द स्टोरी लाइक। आप कुछ देर मलेशिया में रहे, फिर पाकिस्तान में रहे, फिर आप कैडेट कॉलेज में चले गए, कैडेट कॉलेज के बाद आप रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में आ गए, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में आ गए, एंड देन you left us and you went to Manchester, and like everybody else who becomes a superstar when he goes to England, you mashallah became a superstar. So tell us your story from ideal Cambridge up to medical college. आपने मेरी सारी लाइफ की स्टोरी समराइज़ कर दी। थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर देता हूँ उसको। जी, मैंने अपना तालीमी करियर जो है वो आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल, जो अभी भी मौजूद है कमर्शियल सेंटर में, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में, वहाँ से शुरू किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरे माँ बाप मुझे स्कूल दाखिल करवाना भूल गए, और मेरी खाला एक दिन आई और उन्होंने कहा कि ये 6-7 साल का बच्चा घर में क्या कर रहा है, इसको मैं स्कूल में दाखिल करवाती हूँ। तो उन दिनों में मेरे फादर भी बहुत मसरूफ़ होते थे और मेरी अम्मी भी बहुत मसरूफ़ होती थी। मेरे बड़े भाई जो हैं पास्ट वे, ही हैड डाउन सिंड्रोम, तो उनको लुक आफ्टर करती थी। तो मैं थोड़ा सा उस चक्कर में रह गया था। तो बट आई स्टार्टेड स्कूल इन आइडियल कैम्ब्रिज। उसके बाद आपने मलेशिया का जिक्र किया, तो जब मैं 6 साल का था तो मेरे फादर की पोस्टिंग हुई, मलेशिया चले गए। वो वहाँ पर 5-6 साल रहे और मैं भी, तो मेरे कुछ अर्ली चाइल्डहुड वहाँ गुजरा। उसके बाद मैं आया, फिर से कुछ 2 साल यहाँ पिंडी में दोबारा स्कूलिंग की, और उसके बाद मैं, एज यू सेड, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में चला गया। दोज वर माई फॉर्मेटिव ईयर्स, मेरे टीन एज ईयर्स। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ मेरे पे। देर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट बोर्डिंग स्कूल, और इतना टफ बोर्डिंग स्कूल जैसा कि हमारा हसन अब्दाल था, लेकिन आई थिंक आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दैट। मेडिकल स्कूल मेरा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, विच आई कंसिडर माई इल्यूमिनस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। I'll take you through all those, but let's go to कैडेट कॉलेज। आपके साथ जो बहुत लोग कैडेट कॉलेज में रहे, मेरी उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो वो आपको बयान इस तरह से करते हैं कि आप बर्टन रसल से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो चुके हुए थे, और आप जो लोग बुली होते थे कैडेट कॉलेज में और जिनको उधर मुश्किलात पड़ती थीं, आप उनकी रहनुमाई करते थे, उनको अंग्रेज़ी भी सिखाते थे और उनकी मुश्किलात में उनको डूबने से बचाते थे। इज़ दैट राइट? ये अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा मेरा दोस्त मिला है जिसने तारीफ़ें की हैं। I'll tell you the reference. I'll tell you the reference. तो जी, हसन अब्दाल में बर्टन रसल, तो मेरा ख़्याल है जब मैं एफएससी वगैरह में था तो मैंने उनको काफ़ी पढ़ना शुरू किया, और एक फ़ेज़ था कि मैंने तकरीबन उनकी सारी किताबें पढ़ ली थी। आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलेक्ट और जो उनकी सोच थी। लेकिन बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी। हसन अब्दाल में मैं, आई हैड अ ग्रेट टाइम इन हसन अब्दाल। ऑब्वियसली वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल है, 500 लड़के इकट्ठे रहते हैं,
और आपकी बड़ी बॉन्डिंग हो जाती है अपने पीयर ग्रुप के साथ। और ऑब्वियसली जब आप बॉन्ड एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है लड़कों का आपस में, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो शायद ये मेरे दोस्त उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब हमारे कुछ दोस्त जिनको कोप करने में मुश्किल होती थी, उनको हम ज़रा फिर थोड़ा सा बरादरी में हम ज़रा उनके इर्द गिर्द एक सपोर्ट। मैं बहुत पीछे इसलिए गया हूँ क्योंकि आपकी इब्तिदा हुई है। आई थिंक द मेकिंग ऑफ आतिफ रहमान was done long time back, and obviously the psychiatrist in you started to emerge when you were in cadet college, and that is where I think you were helping the vulnerable ones. आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट, लेकिन आपने जिक्र किया तो शायद क्योंकि आई एम अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट और वहाँ बच्चे ही होते हैं, गो के जब वहाँ पर होते हैं तो हमें लगता है कि ख़ास तौर पे ये FSC 12वीं जमात के लड़के लगता है कि हमारे तो ये बाप हैं। तो लेकिन लुकिंग बैक आई थिंक दैट उसका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ कि किस तरह से हम वहाँ पर रहते हैं, क्या क्या प्रेशर्स होते हैं एडोलेसेंट ईयर्स में, और उनको जब बंदा रिफ्लेक्ट करता है तो आपकी थिंकिंग और प्रैक्टिस पे इन्फ्लुएंस तो करते हैं। लेकिन ये आपने फॉर्मेटिव की बात की कि क्या इन्फ्लुएंसेस थे, अर्ली इन्फ्लुएंसेस जो फॉर्मेटिव थे, तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो फादर वाज आल्सो अ रिसर्चर, वो एंटोमोलॉजिस्ट थे, वो बायोलॉजिकल रिसर्च करते थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल रिसर्च दैट आई डू। लेकिन वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने बताया ना वो स्कूल दाखिल करवाना भूल गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिसर्च में इतने ज़्यादा खुबे हुए थे उस ज़माने में कि उनको सब कुछ भूल जाता था। एंड आई थिंक आई टुक दैट ट्रेट फ्रॉम हिम। और उन्होंने ये ट्रेट अपने वालिद से लिया था, जो कि मलेरियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे ब्रिटिश आर्मी में, और वो भी रिसर्च करते थे। तो आई थिंक सम ऑफ दैट रन्स विद इन द फैमिली, कि एक प्रॉब्लम है उसको आपने समझना है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना है, तो बहुत इंटेंस फोकस हो कि उस प्रॉब्लम में घुस जाएं। वो वहाँ आया। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल ने जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया, आई थिंक कि मुझे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मेरी जो है ना वो डेवलप हुई हैं वहाँ पे। तो वहाँ के जो पॉजिटिव चीज़ें थी उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, शायद अब लगता तो नहीं है, लेकिन आई वॉज द बेस्ट एथलीट इन हसन अब्दाल, टू ईयर्स इन अ रनिंग। I know that. और उसके बाद लीडरशिप, तो लीडरशिप भी आपको वहाँ पर आ जाती है। तो बहुत से पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस थे, और ये ट्रेट्स आई थिंक आई कैरिड देम ऑल्सो इन माई करियर अ लिटिल बिट। कैडेट कॉलेज, आप कह रहे थे कि कुछ बोर्डिंग स्कूल्स की प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स? नेगेटिव पॉइंट्स बहुत से हैं। एज यू कैन इमेजिन, यू आर सॉर्ट ऑफ 11.5 years old व्हेन यू, आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ बच्चे हैं, और आप 11 साल से लेके 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशन में आपने रखा हुआ है। चलें हाउस मास्टर्स होते हैं, वो तो चले जाते हैं, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, और उसमें आपको सर्वाइव करना होता है। आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बुली करने वाले होते हैं, कुछ आपको मारधाड़ भी और रगड़े भी हमें लगा करते थे। वो ज़माना और था। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी गॉश 70s। Okay. तो वो चीज़ें जो हैं वो कभी कभी आपको स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं, और आपको कभी कभी यू कांट कोप विद देम। तो हमने देखा हमारे दोस्तों के साथ इस तरह होता हुआ, बहुत से छोड़ के चले गए। लेकिन अगर आप उनसे डील करना सीख जाते हैं तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू इन योर लाइफ। Then comes Rawalpindi Medical College. Tell us the story of Rawalpindi Medical College as you remember it. Oh, I have good memories of Rawalpindi Medical College. और अब भी जब मैं विज़िट करता हूँ, कुछ लेक्चर थिएटर्स को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है उस ज़माने के, उसी हिसाब से जिस ज़माने में हम थे। अब तो माशाल्लाह बड़ी फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं। हम शुरू के, आपको फॉलो किया हमने, आप तो वहाँ हमसे पहले थे। तो आई हैव गुड मेमोरीज़। मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त पढ़ाई में नहीं होता था। आई एन्जॉयड स्पोर्ट्स। मैंने वहाँ भी एथलेटिक्स और वगैरह की, रिप्रेजेंट किया रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी में। 100 मीटर्स का मेरा अच्छा टाइम था, और
स्पोर्ट्स ये वो क्रिकेट, आपको याद है लॉन में क्रिकेट खेला जाता था, कुछ बिल्कुल। क्लासें भी बंक की जाती थी, Right. तो उस ग्रुप में हम भी होते थे, लेकिन पढ़ लेते थे, इतना पढ़ लेते थे कि प्रोफेशनल में सप्ली ना आए। तो और बहुत सी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती थी, जो आजकल तो वो, मैं जब यूके गया मेडिकल स्कूल में तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती थी। तो मैंने कहा ये तो वो है जो हम किया करते थे Okay. कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये किताबें हैं, जाके पढ़ो। तो हम ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे, हम खुद से किताबें पढ़ लिया करते थे और प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स वगैरह पास कर लेते थे। How do you compare yourself with this brand versus a brand जो क्लास में भी बैठे रहते हैं, टॉप पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं? And is there any anecdote or any assessment that you have? I'm asking a researcher कि उस वक़्त के जो आपके साथी बहुत टॉप ऑफ द रेंज पढ़ाई करते थे, क्लास में बैठे रहते थे, फर्स्ट टॉप 10 में आते थे। हाउ डू यू कंपेयर देयर पाथ इन नेक्स्ट 15-20 years एज़ कंपेयर टू द पाथ दैट यू हैव चोज़न? हमारे जो टॉपर थे वो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ज़िंदगी में, मोस्ट ऑफ देम। कुछ तो आपको पता है कि लक भी होता है और किस्मत भी होती है, तो लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर सक्सेसफुल क्लिनिशियंस और दे आर डूइंग वेल। सो आई थिंक देयर इज़ नॉट वन मॉडल जिससे कि आप ना अपना एकेडमिक ग्रोथ करें। आई थिंक देयर आर मैनी मॉडल्स। और पर्सनली मुझे वो डायडेक्टिक लेक्चर्स जो हैं, जिसमें कि आपको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है और बता रहा है कि ये लिखा हुआ है, ये करना है, इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे नहीं जाना, मुझे कभी वो ज़्यादा अपील नहीं करता था। मुझे था कि मैं अच्छी बुक्स हों, उस ज़माने में इतना इंटरनेट तो था ही नहीं, इंटरनेट तो बल्कि था ही नहीं, लेकिन बुक्स मिल जाती थी और हम बुक्स मंगवा भी लिया करते थे कभी कभी बाहर से, वो फैंसी किस्म के एटलस और ये वो, और उसको बैठ के फिगर आउट करते थे कि ये क्या है, अपनी इंक्विजिटिवनेस को फीड किया करते थे। तो वो भी एक मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। आई डोंट नो गुड और बैड, आई एम एन एग्जांपल ऑफ दैट मॉडल, जो कि हर वक्त बुक्स में नहीं खुबा रहता था, लेकिन और भी बहुत कुछ करते थे एंड बिकेम सक्सेसफुल। बट दैट डजंट मीन दैट द अदर मॉडल इज़ रिडंडेंट। आप वो मॉडल भी कामयाब है और उससे आई डोंट नो, मे बी आप कुछ अप्लाइड स्किल्स ज़्यादा अच्छी आपकी डेवलप होती हैं। साइकाइट्री में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक अगर इंसान का हो तो काम आता है। Okay. सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेशलिटी एज वेल, आई थिंक। All right. So let's dive deeper into your interest in medical college into psychiatry. कैसे, how did you get attracted to psychiatry? अच्छा सर, मुझे ब्रेन हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था। जब मैं एनाटॉमी पढ़ रहा था तो जो ब्रेन था उसको, उसकी एनाटॉमी भी समझना बड़ा मुश्किल था, उसकी फिजियोलॉजी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो सोच आती थी कि ये क्या मशीन बनी हुई है यार, ये ज़बरदस्त। तो इसको थोड़ा गहराई में समझना बड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो ये कुछ थर्ड ईयर वर्ड ईयर में मैंने, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट था। मैंने सोचा कि या तो मैं पैथोलॉजिस्ट बनूंगा या मैं साइकाइट्रिस्ट बनूंगा। अब मुझे आप इसकी एक्सप्लेनेशन, आई डोंट हैव इट। साइकाइट्री में फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, जो उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री होता था, प्रोफेसर मुबशर थे वहाँ पे, मैंने ज्वाइन किया। हाउस जॉब मैंने साइकाइट्री में किया। मैंने कहा ट्राई करता हूँ, लेट्स सी कि कैसा लगता है साइकाइट्री। 6 महीने के लिए ट्राई करता हूँ। मेरा पहला जॉब पीडियाट्रिक्स का था, हाउस जॉब, दूसरा साइकाइट्री का था। तो मैंने कहा कि जॉब वो पूरा करके आइदर आई विल गो इनटू पैथोलॉजी, और इफ़ आई लाइक साइकाइट्री आई विल स्टे इन साइकाइट्री। Okay. तो इसमें आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री का भी रोल आप बिल्कुल उसमें शामिल रख सकते हैं कि आई बिकेम क्वाइट हुक्ड, और मैंने कहा कि दिस इज़ फॉर मी, और हाउस जॉब के बाद से फिर साइकाइट्री। Okay. So I think psychiatry and Institute of Psychiatry at that time was at the forefront of teaching and training. और आप उस इंस्टीट्यूट में पहुंच गए और मुबशर साहब उसको हेड करते थे उस वक्त, और ही वाज अ पायनियर एंड वेरी डायनामिक मैन इन डिफरेंट सेंस ऑफ द वर्क दैट ही हैज़ डन. What was the most interesting thing that you found was good in Institute of Psychiatry that attracted a man like you?
इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री उस ज़माने में जी WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर भी था, आपको याद होगा, आपने तो वहाँ पर उसको लीड भी किया हुआ है बहुत साल। और बाहर के बहुत से लोग आया करते थे, 2-4 लोग मुझे अभी तक अच्छी तरह याद हैं, उनमें सरे फहरिस्त डेविड गोल्डबर्ग, वेरी एमिनेंट प्रोफेसर हु आई थिंक वाज वन ऑफ द टॉप साइकाइट्रिस्ट ग्लोबली। वो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन, मैं हाउस जॉब कर रहा था, मुझे गोल्डबर्ग कुछ नहीं पता था कौन है। मेरी ड्यूटी लग गई कि भाई इसके ड्राइवर हो तुम, बाहर से मेहमान आए हैं, इनको आपने थोड़ा घुमाना फिराना है इस्लामाबाद में। अच्छा, मैं सर डेविड गोल्डबर्ग को लेके अपनी FX सुजुकी में मरगला हिल ले गया, रावल डैम ले गया, यहाँ वहाँ, और हमारी दोस्तों की तरह गपशप लगनी शुरू हो गई, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी इंक्विजिटिव माइंड, और वो जानने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल अपने जैसा, ही पुट मी एट ईज, एंड आई डिडंट रियलाइज, जो नई लैंड ही हुए थे, अभी उनका लेक्चर वेक्चर कोई नहीं सुना था, कुछ 3-4 दिन थे उनके पास, मैं उनको लेके घूम रहा था, एंड उन्होंने साइकाइट्री की बातें भी शुरू की, ये वो, आई बिकेम फैसिनेटेड। और मैंने कहा यार ये तो बड़े अच्छे खुले दिमाग के लोग हैं। फिर और भी बहुत से लोग आए, आपको याद होगा मूर्ति साहब का आना होता था, नारायण विग होते थे, वो आया करते थे, दीज वर बिग नेम्स, नॉर्मन सार्टोरियस आया करते थे, फ्रांसिस क्रीड आया करते थे। तो इन लोगों से इंस्पिरेशन मिला। और अगर आपने पूछा ना कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री की कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा, तो आई थिंक इट वाज दैट एनवायरनमेंट वेयर visitors from different institutes and cultures used to visit us. और अगर आप में हो थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे। आई थिंक दैट स्पीक्स वेरी वेल कि आप सुजुकी FX में डेविड गोल्डबर्ग को मार्गला हिल्स लेके जा रहे हैं, और डेविड गोल्डबर्ग जैसा शख्स शायद हमारी ज़िंदगी में उतना काबिल आदमी हमने मेंटल हेल्थ की फील्ड में ना देखा हो। आपने नॉर्मन सार्टोरियस का नाम लिया, मूर्ति साहब का नाम लिया, विग साहब का नाम लिया, ये सारे टावरिंग पर्सनालिटीज़ थे अपने ईरा के। और फॉर अ यंग मैन लाइक यू, जब वो उनके साथ सुजुकी FX में उनको ड्राइव करता है, तो मुझे लगता है कि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंक्विजिटिवनेस बीइंग जर्मिनेटेड विद थॉट्स अबाउट ग्लोबलिटी, ग्लोबल सीन। एंड आई रीथिंक अबाउट इट, एंड रिट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों ने ग्लोबल होने में बहुत ज़्यादा मदद की। इज़ दैट राइट और रॉन्ग? यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में जो इन लोगों से मिल के जो आपके एवेन्यूज़ ऑफ थॉट और होराइजन्स खुलते हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हमेशा से अच्छी रही हैं। और बहुत छोटा था मैं, तो मैं किताबें पढ़ा करता था, बड़े होके मैंने छोड़ दी, लेकिन छोटे होते मैं काफ़ी मैगज़ीन्स, किताबें, कॉमिक बुक्स इंग्लिश की पढ़ा करता था, और इंग्लिश मेरी बड़ी फ्लुएंट थी। तो इन लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट भी कर लेता था तकरीबन उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कंट्रोल जो है, दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन हेल्पिंग मी कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड दोज आइडियाज जो जिनकी बात करते थे। I think that's what my hypothesis is, that Burton Russell, having read in Cadet College, brought in to Rawalpindi Medical College, introduced to the men of substance in mental health all over the world, you were able to brush your shoulders with them and talk to them in a free manner, because communication was no problem. And these were the people who were sitting on the next seat of your car and you were driving them around. And tell me whether I'm right or wrong, I think that was the best learning that you could have ever done or ever imagined in your life. Absolutely, ji, that was the best learning. Okay. Or in fact, it was David Goldberg who then invited me to Manchester. Yes, yes. मुझे लगता है कि जो स्कूल मेंटल हेल्थ का प्रोजेक्ट था और जो पेपर था, you were one of the main authors in that paper. And I have this hypothesis that community mental health program was launched in a bigger way, but the subsection of community mental health was the school mental health program, and you started to write a paper. And perhaps you were writing a paper with David Goldberg,
and with Francis Crick perhaps. Is that right? दैट्स वेरी ट्रू. फ्रांसिस क्रीड नहीं, रिचर्ड गेटर. Richard Gator, yeah. आपको याद होगा, वो भी फ्रांसिस क्रीड के उनके साथ काम करते थे, डेविड गोल्डबर्ग के साथ. तो ये जब मैं सुजुकी एफएक्स में सर डेविड गोल्डबर्ग को लेके घूमता था, तो थोड़ी सी काम की भी बात होती थी, सिर्फ हम तो वहाँ उन्होंने कहा स्कूल मेंटल हेल्थ है, इसको एवेल्युएट करना है. मैंने अपने आइडिया देने शुरू कर दिए, जैसे कि मैं भी बहुत बड़ा साइंसदान हूँ, ऐसे ही जो आइडिया दिमाग में थे. तो आई थिंक दैट ही पिक्ड समथिंग अप इन मी, और ने कहा कि चलो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. टू बी फेयर, इट वाज मोस्टली सर डेविड गोल्डबर्ग्स आइडियाज. ही वाज अ सीनियर रिसर्चर इन दैट प्रोग्राम, और मैं साथ साथ अपनी भी साइंस बीच में जितनी ठोक सकता था ठोक रहा था. तो हमने एक उस प्रोग्राम को इवेल्युएट किया कि ये बच्चों की अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, उससे कितना फ़र्क पड़ता है कम्युनिटी में अवेयरनेस का. सो वी वर यूजिंग चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, एज आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द कम्युनिटी. वहाँ स्कूलों में लेक्चर देते थे, प्रोग्राम्स होते थे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के, और बच्चे जाके अपने घर में माँ बाप से भी बात करते थे कि आज हमने ये सीखा, हमसायों से भी बात करते थे. और हमने उस चीज़ को कम्युनिटी में मेजर किया, और हमने देखा कि अवेयरनेस जनाब बढ़नी शुरू हो गई है मेंटल हेल्थ के बारे में. सो दैट वाज माय फर्स्ट पीस ऑफ रिसर्च. लॉटरी मेरी ये निकली कि मैंने पेपर लिखा, मेरी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, और उसके बाद वो पेपर जो है वो समहाउ और दी अदर, मुझे आज तक नहीं समझ आती कैसे, वो लांसेट ने ले लिया. मे बी इट वॉज बिकॉज सर डेविड गोल्डबर्ग वॉज अमंग्स्ट द ऑथर्स, आई डोंट नो, लेकिन दे लाइक्ड इट एंड दे सेड इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट. उस ज़माने में जो है कम्युनिटी साइकाइट्री वॉज इन इट्स इन्फेंसी, तो इस तरह की इनोवेशंस जो हैं वो बड़ी, उनको उन पे दुनिया जो है बड़ी तवज्जो देती थी. तो साइंस महदूद ही हो, लेकिन स्टोरी बहुत पावरफुल थी. आई थिंक दैट्स वाई लांसेट लाइक्ड इट, एंड दैट वाज माय सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू. मेरी लॉटरी ये निकल आई कि मेरा पहला पेपर लांसेट का था. तो सडनली मैं जब रिसर्च की दुनिया में जाता था तो पीपल सेड, अच्छा लांसेट पे पेपर है, इससे बात करो. तो दैट ओपन मैनी डोर्स. तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और ये है कि एम हाई, नो हार्म इन एमिंग हाई. और कभी कभी आप एम हाई करें और आइडियाज़ अच्छे हों तो तुक्के लग जाते होते. आई थिंक ये तुक्कों की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यू वर मीटिंग दीज पीपल इन पाकिस्तान एंड you got selected to go to Manchester in David Goldberg's scheme. So that was the second thing that happened after the Lancet paper, कि आप उनके साथ जाके उनके डिप्लोमा में enroll हुए and you started to work with him. So that's your introduction to United Kingdom, that you went and started to work and research with David Goldberg. So मुझे ये बताएं कि आप MBBS आपने पाकिस्तान से किया, उसके बाद आपने इधर कोई इम्तिहान नहीं दिया, आपने वलायत का रुख कर लिया. डेविड गोल्डबर्ग बहुत पसंद आ गया था आपको? डेविड गोल्डबर्ग बहुत पसंद तो थे मुझे, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे इनवाइट किया. उनकी एक स्कीम थी जिसमें वो ओवरसीज़ डॉक्टर्स को लेते थे और उनको, एज यू मेंशन, डिप्लोमा इन साइकाइट्री करवाते थे. सर डेविड वाज वेरी काइंड, और आई टुक अप हिज इनविटेशन, और प्रोफेसर मुबशर ने सपोर्ट किया, और आई एंडेड अप देयर. हमने एक्चुअली पेपर को कंप्लीट वहाँ किया था, रिसर्च हमने कर ली थी यहाँ पे, उसको लिखा वहाँ जाके था. तो जी दैट वाज माय एंट्री पॉइंट. और उस वक्त मेरा नहीं था प्रोग्राम यूके में रुकने का, ये मेरा बिल्कुल वापस आने का प्रोग्राम था. इनफैक्ट मैं FCPS पार्ट 1 क्लियर करके यूके गया था, और मेरा इरादा था कि मैं वापस आके FCPS पार्ट 2 करूँगा, पाकिस्तान में ही मैं काम करूँगा. तो 2.5 साल के बाद मैं वापस आ गया था. और आई स्टार्टेड रिज्यूम्ड माय करियर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री. मैंने वहाँ पर मेंबरशिप का पार्ट 1 कर लिया था, डिप्लोमा कर लिया था. मैंने पैकअप कर दिया, मैंने कहा पाकिस्तान चलते हैं. पाकिस्तान आप ज़िया साहब की वजह से छोड़ के गए थे या उनकी वजह से आए थे इधर? दैट वाज द सेम टाइम दैट जनरल ज़िया वाज इन पावर, एंड आई थिंक आई हैव योर पॉलिटिकल व्यूज़ about these movements as well. Is there any correlation between the two?
मैंने आपको बताया कि मेरी पूरी फैमिली में रिसर्चर्स हैं, थोड़ा इंक्विजिटिव थिंकिंग, सोच पे कोई कैद ना हो, तो सच के करीब जाते हैं आप, सच के करीब जाते हैं तो आप अच्छाई की तरफ और तरक्की की तरफ जाते हैं। ये सारा एक ईथॉस और कल्चर था। और जब एक जगह पर बहुत ही घुटन हो जाए, सोच पे पाबंदियां लग जाएं, तो वहाँ पर आप ग्रो और थ्राइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उस ज़माने में थोड़ा सा एक पीरियड आया था, तो टाइमिंग मे बी दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई डिसीजन टू गो देयर। प्राइमरीली मेरा इरादा था कि मैं वहाँ कुछ सीख कर वापस आकर मैं ज़रा अपनी नॉलेज को ओके। यहाँ पर प्रैक्टिस करूँ और दिखाऊँ लोगों को कि हम एक फ़र्क तरीके से, मैं वहाँ से भी सीखा है, यहाँ से भी सीखा है, अभी आतिफ रहमान का एक तरीका है काम करने का। Okay. दैट वाज माय इंटेंशन। डेविड गोल्डबर्ग के साथ भी राब्ता हो गया, रिचर्ड गेटर के साथ भी राब्ता हो गया, बाकी लोगों के साथ भी राब्ता हो गया। तो रिसर्च आपकी लैंसेट में पब्लिश हो गई, एंड देन माशाल्लाह इफ़ आई लुक एट योर रेज्यूमे टुडे, you have around 280 research papers. You have been cited 35,000 times, which brings you into what the world of science call as an exceptional category. Tell us the journey of this research, which started from humble beginning at the Institute of Psychiatry to this big picture of research landscape. What's your story? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बहुत तारीफ़ें कर दी और लेकिन मेरा ख़्याल है कि आई एम ऑल राइट। एक्सेप्शनल इज़ मे बी फॉर द वर्ल्ड टू जज वेदर आई एम। आई थिंक आई हैव डन रीजनेबली गुड इनफ। थोड़ी सी स्टोरी कंप्लीट इस तरह से होती है कि मैं इंग्लैंड से वापस आ गया डिप्लोमा करके, और यहाँ पर मैंने FCPS करने की कोशिश की, 3 दफ़ा फेल हुआ, और आखिरी दफ़ा इतने बुरे नंबरों से फेल हुआ कि आई रोट टू द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स कि जी मैं, इतनी मेरी ट्रेनिंग है, इतना, और मेरे इतने नंबर जो हैं दो डोंट रिफ्लेक्ट माई परफॉर्मेंस, बट आई डोंट वांट टू टेक अनदर अटेम्प्ट हेयर, आई एम लीविंग द कंट्री। आई रोट अ लेटर टू द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन के प्रेसिडेंट होते थे उस ज़माने में। तो दैट वाज देन माय सेकंड माइग्रेशन टू द UK। और वहाँ से मैंने फिर, करनी तो मैंने रिसर्च ही थी, और वहाँ से फिर मैंने अपना जाके मैंने 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप पार्ट 2 कर लिया। तो आई वाज ऑन द क्लिनिकल ट्रैक, और साथ ही मैंने वेलकम ट्रस्ट की फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। वेलकम ट्रस्ट इज़ अ रिसर्च फंडर, इट्स द लार्जेस्ट रिसर्च इंडिपेंडेंट रिसर्च फंडर। दवाइयों वाले वेलकम नहीं है, लोग समझते हैं कि ये दवाइयों की फर्म है जो लोगों को देती है, कि नहीं, इट्स इंडिपेंडेंट ट्रस्ट। सर हेनरी वेलकम इसके फाउंडर थे, जिन्होंने वेलकम दवाइयों की कंपनी बनाई थी, बट ही इंडाउड ऑल हिज वेल्थ इनटू दिस ट्रस्ट टू फर्दर रिसर्च इन द वर्ल्ड। उसका फेलोशिप मुझे मिला, एंड दैट वाज माय सेकंड ब्रेक थ्रू इनटू रिसर्च। पहला वो लांसेट का पेपर था। सो आई वेंट बैक इनटू साइकाइट्री। चाइल्ड साइकाइट्री में मैंने स्पेशलाइज किया, साथ वेलकम का फेलोशिप लिया, अपने PhD के लिए इनरोल हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय PhD प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। सो वेलकम से मैंने रिसर्च फंडिंग ली कि मैं काम पाकिस्तान ही करूँगा। तो वो मेरा पहला रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने मैटरनल डिप्रेशन के प्रेवलेंस को स्टडी किया और उसका इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड पे हमने एक कोहॉर्ट स्टडी की। तो वो मेरी PhD स्टडी थी। दैट स्टडी जनरेटेड अ लॉट ऑफ पेपर्स। तो 5-6 पेपर्स मेरे वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के निकले। उसके बाद मैंने एक और फेलोशिप के लिए अप्लाई, मेरे हिम्मत और हौसला थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने कहा कि यार ये कोई मुरीख से आए हुए लोग नहीं हैं जो ये प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स ले लेते हैं, मेरे जैसे थोड़े एवरेज किस्म के स्टूडेंट भी ले लेते हैं। आइडियाज़ की कमी नहीं थी और लिखना भी आता था। आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन पेड ऑफ। मुझे एक और फेलोशिप मिल गई जी। उस फेलोशिप से मैं फिर 4 साल के लिए पाकिस्तान आ गया, और मैंने अपना एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ रिसर्च शुरू की कि अच्छा, डिप्रेशन है, उससे बच्चों पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है, अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, किस किस्म की थेरेपी कर सकते हैं जो कम्युनिटी में डिलीवर हो फॉर पेरीनेटल डिप्रेशन। तो मेरा दूसरा फेलोशिप था। तो वो करते करते सर बस आइडियाज़ केप्ट कमिंग, द ग्रांट्स केप्ट कमिंग,
आपने 280 पेपर्स का जिक्र किया, पेपर्स इतने आदमी अकेला नहीं लिख सकता। देयर वाज अ बिग टीम ऑफ माय स्टूडेंट्स, माय कॉलीग्स, मेरे कोलैबोरेटर्स, उनके साथ मिलके, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो ये एक टीम वर्क था, तो आई कैनॉट टेक द सोल क्रेडिट फॉर माय वर्क। तो ये बस आहिस्ता आहिस्ता फिर सर पता नहीं चला टाइम किधर गया है। कल की बात लगती है कि मैं वो थिंकिंग हेल्दी प्रोग्राम जो हमारा पेरीनेटल का था उसको डेवलप कर रहा था, और आज जो है वो 300 के करीब पेपर्स हो गए हैं। पता नहीं चला टाइम कैसे गुजरा। पता नहीं चलता अक्सर चीज़ों का, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। Yes. So when the fun is going on, let us learn from you. Okay, what is this Thinking Healthy program? आप हमारे लिए और हमारे viewers के लिए Thinking Healthy program के बारे में कोई messages हमें दें, या maternal depression और maternal depression का बच्चों के ऊपर जो असर होता है, what is your learning and what would you like कि हमारे लोग उससे क्या सीखें? दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि प्रेवलेंस जो है पेरीनेटल डिप्रेशन का वो बहुत हाई है डेवलपिंग वर्ल्ड में। डेवलप्ड वर्ल्ड में भी हाई है, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी हाई है। 1 in 4 women suffers from perinatal depression। उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ही सीवियर है, ना सिर्फ उनकी मेंटल कॉग्निटिव ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, बल्कि उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी। आपको पता है कि पाकिस्तान का 35% आबादी मेल नरिश्ड है बच्चों की, एंड पेरीनेटल डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दिस। जाहिर बात है अगर माँ का बिल्कुल फ्यूज़ उड़ा हुआ है, वो बच्चे का ध्यान, ख्याल, वो सारा कुछ मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये इतनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ औरतों को अगर पेरीनेटल डिप्रेशन है, तो हम अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे? तो आएंगी नहीं कभी कम्युनिटी में। तो ये साइकियाट्रिस्ट का काम है ही नहीं कि वो बैठ के कितने मरीज़ देख लेगा। तो हमने जो मेरा ब्रेक थ्रू था वो ये था कि यार थेरेपी सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट नहीं या साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, आम इंसान भी थेरेपी कर सकता है अगर आप थेरेपी को सिंप्लीफाई कर दें और उसके प्रिंसिपल्स को सिंप्लीफाई करके उनको सिखा दें। दैट वाज द थिंकिंग हेल्दी प्रोग्राम। हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को सिंप्लीफाई किया, हमने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स को सिखाया, ट्रेनिंग दी, और हमने वो रैंडमाइज ट्रायल्स करके साबित किया कि दे आर एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन थेरेपिस्ट जो सारी ज़िंदगी थेरेपी ही करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं 6-8 साल की। हम उन्हें 5 दिन में सिखा देते हैं, बट देन दे हैव टू वर्क अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ समबडी, और वो काम सीख लेते हैं और वो ज़्यादा मौसर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब मैं सूट पहन के एक गांव की औरत की डिप्रेशन को क्या ट्रीट करूंगा, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो जानती है कि ये उठती बैठती सोती कैसे है, वो ज़्यादा मौसर थेरेपी कर सकती है अगर आप उसको ट्रेन कर दें तो। और इससे मैसेज ये जाता है कि सिर्फ मेंटल हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट्स। Okay. Non-specialists are equally capable of doing mental health. So that is the core message I want to give. आपका काम मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। You are now globally acting in the region and doing these trials elsewhere in the region. So tell us and tell our viewers about your outreach to the region, that regional works that you are doing, multiplying this work. जी, जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में मैंने आपको बताया कि आगाज़ जो था वो वॉज थ्रू मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। WHO के साथ मेरा राब्ता रहा और WHO वॉज ऑलवेज अ पार्टनर इन माई रिसर्च। उस हवाले से मेरा आउटलुक ये था कि काम ग्लोबल हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, और हमने बहुत से माशाल्लाह कोलैबोरेशंस जो हैं साउथ एशिया में फोकस है। सो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर हमारी रिसर्च कॉलीग्स हैं जो कि हमारे साथ मिल के काम करते हैं। मिडल ईस्ट में जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, वहाँ पर हमारे कॉलीग्स हमारे साथ मिल के काम करते हैं। चाइना में हमने काफ़ी काम किया है। तो आप जब एक काम करते हैं विच अट्रैक्ट्स अटेंशन, अच्छा काम हो, ज़रा थोड़ा सा नया आइडिया हो, नॉवल किस्म की बात की हो, रादर देन रिपीटिंग द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव डन, तो दुनिया थोड़ा सा अटेंशन पे करती है।
जब दुनिया अटेंशन पे करती है तो वो कहते हैं कि यार हम भी ये काम आपके साथ मिलके कर सकते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं। और जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट रखनी चाहिए हमेशा रिसर्च में। कभी कभी हम समझते हैं कि यार मैंने अपना आइडिया किसी को दे दिया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। मेरा ज़िंदगी का तजर्बा रहा है कि आप फराख दिली से अपने आइडियाज़ दूसरों को दें तो आपका काम मल्टीप्लाई होता है। Okay, I think the global mental health puts you into a very strong position because of the work जो आपने किया हुआ है, and we'll come back to that. लेकिन जब आपने इतने सारे काम कर लिए तो I see a different facet of Atif Rahman coming up, and that is that once you had done your PhD, you began to train many PhD fellows in the country. And mashallah, how many PhDs you have supervised and you've been responsible for their PhDs? मे बी 25, और उनमें से 80% पाकिस्तानी होंगे, बाकी नहीं 70%, बाकी दूसरे मुल्कों के हैं। मैं फोकस करता हूँ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे। तो माशाल्लाह से द PhD स्टूडेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्क दैट वी हैव डन। सो योर PhD स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो आपके आइडियाज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने आइडियाज़ भी लेकर आते हैं काम में। सो दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू देम एज वेल फॉर एडवांसिंग दीज आइडियाज़, द वर्क दैट वी डिड। इस खुशी के मौके पे जो आपको महसूस हो रही है और जितने लोगों के आप नाम ले रहे हैं कि बड़ी जगह पे गए हुए हैं, मैंने कुछ तहकीक की है और उन्होंने जो आपके बारे में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि मैं आपसे पूछूँगा ये किसने लिखा है। सो दैट्स योर क्विज, एंड हियर इज़ द फर्स्ट वन दैट गोज़। इन द realm of global mental health, few figures stand prominently as Atif Rahman. His influence extends far beyond his extensive professional achievements. It reaches into the lives of those fortunate enough to work with him. His journey from a meticulous researcher to a globally recognized expert is just not a testament of his professional prowess, but also a reflection of his unique personal qualities. Those who have had the privilege to work alongside with him have witnessed firsthand how inventive ideas and methods can transform research into impactful solutions. You're beginning to get the hang of it? ये कोई ऐसा शागिर्द है मेरा जो मेरे से खुश गया है। खुश गया। लेकिन ये आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज काइंड वर्ड्स, लेकिन आई थिंक थोड़े ज़्यादा तारीफ कर दिया इन्होंने। Well, the tarif hasn't finished. Let me go on and then we come back. His work is not just a career, but a calling. And it is this profound dedication that has earned him respect and admiration worldwide. Are you happy? Well, I'm very grateful to whoever has commented on that. Let me read the last paragraph. मेरे कुछ ऐसे शागिर्द भी हैं जो मेरे से खुश नहीं हैं। We'll talk उनसे about बात them. की आपने? We'll talk about them. We'll talk about them. And this author writes that in summary, Atif embodies the ideal blend of creativity, dedication, and personal warmth. His contributions to global mental health are profound, but it is his impact on those who work with him truly underscores his exceptional character. His ability to inspire, support, and challenge his colleagues while maintaining a grounded and reflective approach makes him a remarkable feature both in the field and the lives that he has touched. I'm grateful. Give me the name. That's your question. To be honest, I don't know who has written this, और मेरे शागिर्द मेरे से आम तौर पे इतना खुश नहीं होते, और I am flattered to hear these comments. तो चलें, अच्छी बात है. Okay, there is another one. I'll tell you the name of both these people in a while, but let me read the second one. The second one says that Atif inspired a whole lot of professionals and then nurtured their talents. His strength is building bridges and developing linkages with higher objectives. He convinced us to do PhD and then provided constant support during the whole rather arduous process
unconditionally. I and many other colleagues have been supported by him similarly, and this cohort is gradually getting bigger and bigger. I see this as one of his greatest contribution to academia, Pakistan, and research. नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स जी, एज आई से दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, और इन सब को जिन्होंने मेरी तारीफ़ें की हैं, मैं आई रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट्स टू दैम कि जी आप लोगों की वजह से ही हम भी अपना बहुत सा काम और मिशन कंप्लीट कर सके हैं। लेकिन इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो मेरे से खुश नहीं है स्टूडेंट्स, उनकी भी कोई व्यूज़ इसमें लेकर आए, क्योंकि आई थिंक कि ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई है। Okay, I think the first reference that I read was from Professor Shamsa Zafar. Right. When I was reading that, I felt very pleased, proud, and relaxed, but to some degree jealous also, क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है. No, she is a wonderful researcher, academic, practitioner. Mashallah, say she is head of department now in Fazaiya. And the second one that I consulted was Asad Hafiz, who is, mashallah, now working as the director, country head of WHO in Kuwait. जी बिल्कुल, डॉक्टर असद हफीज़, अनदर वन ऑफ दोज, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो खुद सेल्फ डायरेक्टेड, इन्होंने खुद से ही PhD की है, मेरा कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। बहरहाल ये मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो आपको क्रेडिट देते हैं, आप उनको क्रेडिट देते हैं, तो बीच में रियलिटी कहाँ पे है, लेकिन काम हो गया, और अकेले बंदे का काम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। जी अच्छा, गेटिंग अवे फ्रॉम दिस, आतिफ, you once wrote a paper titled Brain Drain from Pakistan. Do you remember that? I think I know the paper you are alluding to, और उसमें एक्चुअली किसी ने लिखा था, बहुत ही स्केदिंग किस्म का पेपर, कि ये ब्रेन ड्रेन बहुत नुकसान देता है, और ये लोग जो चले जाते हैं वो फिर पाकिस्तान वापस नहीं आते और कभी नहीं आते। तो शायद एक रिजॉइंडर था, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया था कि नॉट सो इन एवरी केस, और वो कन्विक्शन मेरी अब और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। और मैं आजकल अपनी कॉन्फ्रेंसेस में भी, और एक मैंने कहा है कि अब आप ब्रेन ड्रेन ना कहें, आप कहें ब्रेन इरिगेशन, कि आप, दुनिया बहुत एक ग्लोबल विलेज हो गया है, आप बाहर रह के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। मेरा 90% काम UK बेस्ड, US बेस्ड नहीं है, साउथ एशिया बेस्ड है और पाकिस्तान बेस्ड है, और मैं वहाँ के आइडियाज़ को यहाँ लेकर जाता हूँ, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। मैं यहाँ के आइडियाज़ को UK लेके जाता हूँ, और मैंने बहुत से अपने कॉलीग्स के साथ ये टास्क शिफ्टिंग के आइडियाज़ को, अब डिजिटल आगे भी हमारा एक नया प्रोग्राम है कि हम थेरेपीज़ को डिजिटाइज़ कैसे करें, उन आइडियाज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ से मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेके जा रहा हूँ। तो ये ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट ब्रेन इरिगेशन, कि हम किस तरह से चैनल्स बनाएं कि यहाँ के लोग वहाँ से सीखें, वहाँ अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करें, वहाँ के लोग यहाँ आके काम करें, और दैट विल क्रिएट अ मोर वाइब्रेंट रिसर्च एनवायरनमेंट, दैट विल क्रिएट अ मोर वाइब्रेंट। ह्यूमन रिसोर्स की कमी तो नहीं है, पॉपुलेशन की कमी तो नहीं है पाकिस्तान में, हम क्यों ना ट्रेन करें और से और लोगों को जो बाहर जाके सीखें और कुछ रिटर्न करें। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर मॉडल। Having established yourself as a child psychiatrist in Liverpool, you started the child psychiatric services in the Institute of Psychiatry, which, looking back, I think was best way of reversing the brain drain, because if you wouldn't have taken that initiative, child psychiatry and Institute of Psychiatry wouldn't have been where it is today. What are your thoughts about that? ये जब हम चाइल्ड साइकाइट्री का हमने वो काम शुरू किया था, तो वो आप उस वक्त थे, और डॉक्टर आयशा भी थी वहाँ पे उस ज़माने में, और चाइल्ड साइकाइट्री वाज हार्डली देयर इन एनी ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो हमने कहा कि भाई क्यों ना शुरू करें, और हमने एक मॉडल बनाया, उसके बारे में लिखा भी कि वहाँ से बैठ के भी आप सुपरवाइज़ कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, शॉर्ट वर्कशॉप्स आए, शॉर्ट वर्कशॉप्स दी, वापस चले गए, थ्रू इंटरनेट, थ्रू ईमेल्स,
सुपरवाइज करते रहे और आपने कैपेसिटी ग्रो की लोकल जो प्रैक्टिशनर्स क्लिनिशियंस थे उनकी, तो वो भी जी बिल्कुल एक अच्छा मॉडल था। और अभी मैं जब ओनली येस्टरडे येस्टरडे आई वाज इन द इंस्टीट्यूट अगेन एक वर्कशॉप के सिलसिले में, और मैंने नीचे चाइल्ड साइकाइट्री का डिपार्टमेंट देखा और मुझे याद आया कि आपके और डॉक्टर आयशा के ज़माने में वो शुरू हुआ था एंड इट्स थ्राइविंग। तो यकीन कीजिएगा मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो काम अभी तक चल रहा है जी, और चाइल्ड साइकाइट्री आपके एफर्ट से और आपके फिर आने वाले प्रीडिसेसर्स और उनके एफर्ट से चाइल्ड साइकाइट्री इज़ नाउ पार्ट ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स करिकुलम, और एक सब स्पेशलिटी के तौर पे आई थिंक द फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस FCPS इन चाइल्ड साइकाइट्री वेरी सून। तो आई डोंट थिंक आई कैन टेक द इंटायर क्रेडिट, छोटा सा एक जो है क्रेडिट मैं लेता हूँ कि वहाँ पर हमने एक शुरुआत की थी। I think many of us do things and we forget about things. But when we are at the helm of the affairs, the idea has to help people get more supported, and then the service keeps running. ये ड्रेन रिवर्सल का एक हिस्सा है कि यहाँ पर एक्सेप्टिंग हो आप उन लोगों के, और थ्रेटन्ड और इनसिक्योर ना फील करें, तो फिर चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं। आई थिंक दैट मस्ट गो टू योर क्रेडिट और डॉक्टर आयशा का क्रेडिट। वैसे सिर्फ क्लिनिकल सर्विसेज नहीं, रिसर्च भी बड़ी अच्छी उस डिपार्टमेंट में, चाइल्ड साइकाइट्री के डिपार्टमेंट में हुई है। Moving away from this, what is this reverse innovation that you talk about? जी, रिवर्स इनोवेशन मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र आपको किया है कि ब्रेन ड्रेन नहीं, या ब्रेन इरिगेशन। और ये सिर्फ जो है ना, अंग्रेज़ लोगों से हम समझते हैं कि वो जो भी बात करेंगे वो बहुत ही अजीम बात होगी, और वो साइंस की दुनिया में हरफ़े आखिर होगा अगर कोई अच्छी सी अंग्रेज़ी में आके हमें कोई बात बता देता है। मैंने बड़ा अर्ली ऑन इन माय करियर डिस्कवर किया था कि इससे बड़ा झूठ नहीं है। अच्छे ब्रेन्स वहाँ पर भी हैं, अच्छे ब्रेन्स यहाँ पर भी हैं, और आपको एट पार बात करनी होती है और अपने आइडियाज़ के पावर से आपने आगे जाना होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें वेस्ट में ओरिजिनेट होती हैं वही बेस्ट हैं। तो अब हमारा जो काम है, और हमारे जो बहुत से और कॉलीग्स का भी काम है, उसको अब वेस्ट के जो रिसर्चर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं कि इसको हम अपनी जगहों पे कैसे अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर भी उनसे ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, स्पेशलिस्ट उनके पास इतने हैं नहीं, मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो रिवर्स इनोवेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो चीज़ें ग्लोबल साउथ में डिस्कवर की हैं, आप उनको ग्लोबल नॉर्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो रहा है, और दैट इज़ ट्रूली ग्लोबल मेंटल हेल्थ। How do you see your research being implemented, and how do you see your research going to the patients who need it? Are you happy with what you discover? Is it going to the patients or not? जी, हमने 300 पेपर मेरे हो जाएंगे इस साल में, ट्रिपल सेंचुरी हो गई, अब और कितने पेपर लिखने हैं। मेरी रिसर्च का इम्पैक्ट आबादी पे, पॉपुलेशन पे क्या हो रहा है, कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आई एम सॉरी टू से आई कैन नॉट क्लेम अ लॉट। पेपर्स लांसेट में छप गए हैं जी, और एविडेंस जनरेट हो गया है, लेकिन वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ विमेन जिनको पेरीनेटल डिप्रेशन है, क्या हम उन तमाम औरतों तक पहुंच रहे हैं, उनको सर्विस मिल रही है? नहीं मिल रही जी। अभी भी ट्रीटमेंट गैप जो है वो 80% से ज़्यादा है, यानी 100 में से सिर्फ 20 औरतों को शायद कुछ ट्रीटमेंट मिलता है, 80 को अभी भी नहीं मिल रहा। तो मैं अपने लाइफ वर्क को बिल्कुल कंप्लीट नहीं समझता जब तक हम इसमें एक अच्छा सा डेंट ना डालें इस ट्रीटमेंट गैप में। What is the plan then? प्लान सर ये है कि हम एक नया फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका नाम ह्यूमन सर्विसेज फाउंडेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट आई डेवलप्ड। उसका एक ऑफ शूट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है जो एजुकेशन पे फोकस्ड है, और अब ये तीसरा सर्विस पे फोकस्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हो रहा है। उसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होने लगा कि वो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। वी आर गोइंग टू लुक एट फाइनेंशियल मॉडल्स, वी आर गोइंग टू लुक एट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से इंटरवेंशंस को डिलीवर कर सकें,
सस्ते तरीके से कर सकें, पीयर्स के थ्रू डिलीवर कर सकें। अब ये अगले 10 साल जो मेरे प्रोडक्टिव लाइफ के हैं, मैंने इस पे फोकस करना है। मैंने बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं लिखने, मैंने ये फोकस करना है कि कितने मरीज़ों तक हमारी रिसर्च पहुंच रही है। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि अभी तक परफॉर्मेंस फेल, अवेयरनेस 100/100, आई एम अवेयर ऑफ दिस इशू, एंड 10 साल बाद आपसे मुलाकात करेंगे और इसका जवाब मैं बेहतर तरीके से दे सकूंगा कि हम कितने लोगों तक पहुँचे। In your 10 years program that you are thinking, do you think advocates of health at the prime positions in the ministerial positions, they need to be taken on board and the governments have to be taken on board, or you think कि आप अपना एक इदारा बना के एक और सर्विस डिलीवरी का मॉडल देंगे, which again would be a kind of a model that can be replicated, but you know, you are doing a president's program on mental health in Pakistan also. So, क्या आपके सोच में ये प्लान भी है कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप जो आप कह रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर खड़ा करें? आई थिंक के बग़ैर गवर्नमेंट के आप सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। सो ये जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये एक NGO इस्टेब्लिश कर रहे हैं। NGOs एक बहुत पावरफुल टूल हैं इस किस्म की सर्विस को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में। तो हम जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं उसमें NGO पार्टनर्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आई एम ग्लैड टू से कि वी आर सॉर्ट ऑफ राइटिंग इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द मिनिस्ट्रीज। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में हमारे एक बहुत ही ब्राइट शागिर्द हैं डॉक्टर आबिद मलिक, मेरे साथ उन्होंने PhD की थी और वो अब वहाँ पर पब्लिक मेंटल हेल्थ के हेड हैं। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सो दैट इज़ इन पार्टनरशिप विद द न्यू NGO दैट वी आर डेवलपिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री इज़ स्टिल देयर, फिगरिंग वेरी प्रोमिनेंटली कि जो मोर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है उसको इंस्टीट्यूट कैसे हैंडल करेगी, रिफरल पाथवे क्या बनेगा। ये तीनों इदारे मिल के पार्टनरशिप में एक सर्विस मॉडल प्रोड्यूस करेंगे जो कि फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल होना चाहिए। तो वो फाइनेंसेस पे हम रिसर्च करेंगे। आई हैव लोकेटेड अ ब्राइट PhD स्टूडेंट जो कि फाइनेंस का बंदा है और वो PhD करेगा इस चीज़ में कि क्या मुख्तलिफ फाइनेंस मॉडल्स हैं जिससे कि हम इस तरह की सर्विस को फाइनेंस कर सकते हैं। Moving over to another area, you have had many role models in your life who have been your mentors. Can you think of the best 3 role models that have influenced your life and your work and your future about mental health? रोल मॉडल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जी। रोल मॉडल्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरा है, मैं ख़ुद भी इस पोजीशन में आया हूँ कि मैं दूसरों के लिए रोल मॉडल बनूँ। मैंने ये देखा है कि रोल मॉडल्स आर नेवर परफेक्ट। उनकी कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ इतनी अच्छी बातें नहीं होती। आपने उनकी अच्छी बातों से सीखना होता है और उनकी जो अच्छी बातें नहीं होती उनसे भी सीखना होता है। तो रोल मॉडल पे सिर्फ मुद्दा नहीं है, जो बंदा किसी को रोल मॉडल बना रहा है उस पे भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातों से सीखे कि मैंने उसकी बुरी बातों को अवॉइड कैसे करना है और उसकी अच्छी बातों से इंस्पायर कैसे होना है। ठीक है। तो आई थिंक कि दैट इज़ माई कॉन्सेप्ट एंड इन दैट सेंस आई हैव हैड मैनी रोल मॉडल्स। मेरा लेटेस्ट रोल मॉडल is one of my students who has not even completed her PhD. And she is one of my role models. I'll not name her. But so role models मेरे चलते आ रहे हैं। Okay. क्योंकि I learn कि आप किस तरह अच्छे तरीके से चीज़ों के साथ सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो कोई जूनियर भी आपको सिखा सकता है।